सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का पहले एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जब किसी कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए पैसे लगाने, और वो पैसे लगाने के लिए उसके पास कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक फंडा क्या होता है कि किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए उसको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। यानी जब अगर किसी भी कंपनी को एक्सपांशन करना है, किसी भी कंपनी को मॉडर्नाइजेशन करना, अपने बिजनेस में नई नई मशीनरीज लानी है, या किसी भी बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन लेना है, तो इन सारी चीजों के लिए उसे एक ही चीज की जरूरत है, वो भी फंड। बिना पैसे के वो बिजनेस आगे बढ़ा ही नहीं सकता। अब कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी जब बिजनेस आगे लेके जाने की बात करती है तो फंड चाहिए, लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या है? तो वो फंड क्या करता है? फाइनेंस मैनेजर से कंसल्ट करता है। फाइनेंस मैनेजर से कंसल्ट करता है कि भाई साहब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये फाइनेंस मैनेजर आपको कुछ सजेशन देता है कि आप शेयर कैपिटल से पैसा ला सकते हैं, या फिर आप डिबेंचर से पैसा ला सकते हैं, या अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस में क्या क्या आ सकता है? लोन आ सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया है। अब ये फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? शेयर कैपिटल से अगर मैं इक्विटी से पैसा लेकर आऊं तो मेरे कंपनी का इक्विटी पर शेयर क्या होगा, मतलब मेरी कंपनी पे उसका क्या असर पड़ेगा। अगर मैं डिबेंचर से पैसा लेकर आऊं तो मेरी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, मेरी कंपनी को उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं लोन से पैसा लेकर आऊं तो क्या मेरी कंपनी को फायदा है। यानी हमें पता करना है कि जो भी मेथड हम अडॉप्ट करने वाले हैं, जो भी अल्टरनेटिव्स हम अडॉप्ट करने वाले, वो अल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करने के बाद हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट कहां से होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली स्टार्ट होता है सेल्स से। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर आप माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करना है आपको? माइनस। तो माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के बाद आपकी कंपनी में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, उस फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा दोनों बोल सकते हैं। यहां पर अलग तरीके का कुछ नहीं होता, यहां पर हम लोगों को कंबाइंड तरीके से इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी यहां पर प्रॉफिट जो भी मिलेगा उसमें पहले, यानी जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले। क्लियर? उसके बाद माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट किसको पे करेंगे? अगर हमने लोन लिया है, अगर बैंक से लोन लिया है, डिबेंचर से लोन लिया है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर मैंने लोन लिया है, तो उन्हें बदले में क्या देना होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब मुझे क्या माइनस करना है? टैक्स। टैक्स का रेट दिया रहेगा 50%, 20%, जो भी टैक्स का रेट दिया रहेगा वो टैक्स मुझे वहां पर माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स मिल गया। अब आफ्टर टैक्स के बाद सबसे पहला हिस्सा, याद देखो, कंपनी को जो भी प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा डिबेंचर वालों को, बैंक वालों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट देने में जाएगा, उसका एक हिस्सा टैक्स के तौर पे जाएगा, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड को। तो प्रेफरेंस डिविडेंड यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या देंगे? डिविडेंड। अब ये डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट मुझे बचा वो प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करने के बाद आपको मिलेगा कंपनी का अर्निंग पर शेयर। कंपनी का क्या मिलेगा? अर्निंग पर शेयर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक फॉर्मेट होता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक फॉर्मेट होगा। अब बात आती है सर इसमें एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट यही है कि हमें एमसीक्यू की प्रिपरेशन इस फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं। पहला,
यहां पर आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन आपका कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? पहला कंट्रीब्यूशन निकलेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा S माइनस वी, जिसमें सेल्स और वेरिएबल भी हो सकता है। दूसरा, आपको फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना है या कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए एक और तरीका होता है सेल्स माइनस मल्टीप्लाइड बाय पीवी। तो नॉर्मली 95% से ज्यादा केसेस में आपको ये वाला नहीं देगा, क्योंकि पीवी रेशियो वाला फंडा हम लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं होता, इस चैप्टर में तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों को ये कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है कि व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर क्या है, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। समझा? ये एक फॉर्मूला कंफर्म कैपिटल स्ट्रक्चर में से एक अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ईपीएस का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। या तो हमें ईपीएस का फॉर्मूला करने के लिए बोलेगा या तो उसकी वैल्यूज देगा। कैसे वैल्यू देगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5 लाख रुपीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5 लाख रुपीज। उसके बाद आपको बोलेगा डिविडेंड 10%, डिविडेंड 10% और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 या 5 लाख रुपीज, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज 10 रुपीज। ऐसा छोटा सा सम बना के दे दिया। अब क्या करना है? पहला चीज, सबसे पहला चीज मुझे क्या चाहिए? ईपीएस चाहिए। तो ईपीएस का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब मुझे इसको कैसे करना है? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स कैसे आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 5 लाख माइनस मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड तो 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 रुपया। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आता है? शेयर कैपिटल में 10 रुपया डिवाइड करो तो बचा क्या? 50,000। तो छोटा सा एक कैलकुलेशन हमको देगा, वो कैलकुलेशन के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं? अपना ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सम, यानी इसी फॉर्मेट के बेसिस पर हमें छोटा सा सम कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। इसमें मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस दे दिया, हो सकता है इससे कम कैलकुलेशन दे। कम कैलकुलेशन मतलब सीधा प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करके दिया रहेगा या नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया रहेगा, तो वहां पर सीधा आपको फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है। अच्छा, क्या ईपीएस कभी भी निगेटिव में आ सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ईपीएस कभी भी निगेटिव में आ सकता है? द आंसर इज नो। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। ये 2 चीजें याद रखना। कैपिटल स्ट्रक्चर का सम करने के टाइम पे आपको बेसिक से बेसिक कितना भी टफ क्वेश्चन पूछने दो, आपको इतना तो है कि इसके अंदर से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा चांसेस ईपीएस का कैलकुलेशन का ही है, क्योंकि इसी के अंदर एक फॉर्मूला, बाकी तो सब फॉर्मेट का पार्ट है। इंटरेस्ट हर चैप्टर में देखोगे आप, कैपिटल बजटिंग करोगे उसमें भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेटर, यानी सब जगह पर आपको इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं कि इसी में इंटरेस्ट, लेकिन इस चैप्टर की खासियत है कि इसमें अर्निंग पर शेयर आपको डिफिकल्ट तरीके से भी, कितना भी टफ से टफ देगा तो आपको ईपीएस का कैलकुलेशन छोटा सा करने के लिए बोलेगा। ईपीएस का कैलकुलेशन करने के लिए याद रखना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। मानो क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है, आपको सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ना तो डिविडेंड दिया है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, तब क्या करोगे? तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आपका प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया तो मैं क्या करूं, कोई टेंशन नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, ओके, डिविडेंड नहीं दिया तो नील करो। तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंफ्यूजन करने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली दे सकता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डायरेक्टली दे सकता है। आपको इस तरह का कैलकुलेशन नहीं बोल के सीधा आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया जा सकता है, तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना बस।
इससे ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट लेवल पर नहीं आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर मैं कोई भी तरीके का पैसा लेकर आता हूं तो मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव्स होंगे। अगर कौन सा ईपीएस यानी जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा, वही चीज मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आपको यह दिया जाएगा, ऐसा दे, अल्टरनेटिव 1 का ईपीएस, अल्टरनेटिव 2 का ईपीएस, अल्टरनेटिव 3 का ईपीएस। विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि 3 ईपीएस आपको दिया है और पूछेगा विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, तो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा होगा वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। ए में देगा फर्स्ट ऑप्शन, बी में देगा अल्टरनेटिव 2, सी में देगा अल्टरनेटिव 3, फोर्थ में देगा नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, या एनी ऑफ द अबव। तो ऐसा कुछ भी देगा तो समझ जाना जिसका ईपीएस हायर रहेगा वही अल्टरनेटिव अपने को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कैलकुलेशन नहीं देके इस तरीके के ओपिनियंस भी अपने को पूछ सकता है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी टफ देगा इसी तरीके का कैलकुलेशन देगा। क्लियर, डिफिकल्टी